नीतीश कुमार के साथ फिर हो गया खेल। नीतीश के अपने ही सांसद ने कर दिया खेल। सबसे बड़ी परीक्षा में दे दिया मोदी का साथ। खुद के सांसद संभलते नहीं और चले हैं मोदी को हराने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से बीजेपी से अलग हुए हैं, तभी से आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने के लिए हर गुणा गणित लगा रहे हैं। यहाँ तक कि जिन सियासी दलों के साथ उनका 36 का आंकड़ा हुआ करता था, उनको भी साथ लेकर नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता का एक ऐसा गुब्बारा फुलाया है जिसमें 26 विपक्षी पार्टियां तो एकजुट हो गई हैं, लेकिन बेचारे नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तरफ जहां वो तमाम विपक्षी दलों को मोदी के खिलाफ एकजुट करने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके अपने ही सांसद महोदय लगातार मोदी का साथ देने में लगे हुए हैं। वो भी ऐसे वक्त जब विपक्षी एकता के लिए राज्यसभा में एक सांसद बहुत जरूरी थे। ये आप पार्टी का जन्म ही कांग्रेस का विरोध करता है। The nose habit, the nose habit, the nose habit, the statutory resolution is negative. लगभग 3 टन जितनी गाली कांग्रेस की सरकार को बोले। I shall first put the statutory resolution moved by Shri A.D. Singh to vote. दरअसल जब से मोदी को हराने के लिए राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार जैसे तमाम विपक्षी पार्टियों ने विपक्षी एकता बनाई है, तभी से इस गुट में शामिल एक पार्टी की समस्या लगता है विपक्षी एकता की समस्या बन गई है, जिससे निपटने के लिए तमाम 26 पार्टियां एकजुट होने लगी हैं। तभी तो मोदी सरकार जब दिल्ली सेवा बिल लेकर राज्यसभा में आई, तो इस बिल को रोकने के लिए विपक्षी एकता वालों ने पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि सीएम केजरीवाल ने विपक्षी एकता के सामने शर्त रखी कि सभी 26 पार्टियां राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल का विरोध करेंगी, तभी वो विपक्षी एकता के गठबंधन में रहेंगे। इसलिए विपक्षी एकता में शामिल सभी 26 पार्टियों ने राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल रोकने के लिए पूरी ताकत झोंकी। यहाँ तक कि कांग्रेस तो 90 साल के बुजुर्ग नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी व्हील चेयर पर बैठाकर संसद तक ले आई। तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी बीमार शिबू सोरेन संसद में बुलाए गए, जिससे एक सांसद का वोट जुटाया जा सके। इसी बात से समझ सकते हैं कि विपक्षी एकता ने दिल्ली सेवा बिल रोकने के लिए कितनी ताकत झोंकी थी। तो वहीं सबसे बड़ी बात यह रही कि इतने अहम मौके पर नीतीश कुमार ने भी अपने सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार को अपने ही सांसद हरिवंश नारायण सिंह का वोट नहीं मिल सका, क्योंकि दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग के वक्त हरिवंश नारायण सिंह उपसभापति होने के नाते आसन पर बैठे थे। ऐसे में उन पर जेडीयू का व्हिप लागू नहीं हो सका और इस तरह से बेहद अहम मौके पर नीतीश कुमार को अपने ही सांसद का एक वोट नहीं मिल सका, जिससे मोदी सरकार को थोड़ी और राहत मिल सके। याद करिए 28 मई की वो तारीख जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद का उद्घाटन किया था, लेकिन मोदी के उद्घाटन करने की वजह से कांग्रेस, सपा, टीएमसी के साथ साथ नीतीश कुमार ने भी उद्घाटन समारोह का बॉयकॉट कर दिया था और उनका एक भी सांसद इस उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं हुआ था। लेकिन इसके बावजूद हरिवंश नारायण सिंह ने पार्टी लाइन से हटकर नीतीश का साथ देने के बजाय मोदी का साथ देना जरूरी समझा और विपक्षी पार्टियों के विरोध के बावजूद हरिवंश नारायण सिंह संसद के उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे, जिस पर जेडीयू पूरी तरह से भड़क गई। कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए। पत्रकारिता जगत के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर जनता दल यूनाइटेड ने उच्च सदन में भेजा। लोकतंत्र कलंकित हो रहा था। हमारे पुरखों के इतिहास को हटाने की तैयारी थी और इस तस्वीर में भी आप कहीं नजर नहीं आते हैं न। और आपके सभापति जो महामहिम उपराष्ट्रपति हैं, वह भी कार्यक्रम में उनको नहीं बुलाया जाता है। आपने अपने पद के लिए बौद्धिकता की जमीन बेच दी। आने वाली पीढ़ी बौद्धिकता के उस अनुकरणीय व्यक्तित्व के प्रति कैसा भाव रखेगी कि जब पार्टी ने तय कर दिया, नेतृत्व ने तय कर दिया, आपके जो सभापति हैं वो कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं और आपने अपने कार्यक्रम में उपस्थिति देकर जब लोकतंत्र का काला अध्याय लिखा जा रहा था, उसके प्रथम पेज पर आपने अपनी उपस्थिति बनाकर हस्ताक्षर किया है
ये चिंता और चिंतन का विषय है। पार्टी नेतृत्व इन सवालों पर क्या कार्रवाई करेगा उनके अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन जो आपने राजनीति में गुनाह किया है यह निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को इसकी कसक रहेगी और चिंता और चिंतन दोनों करेगा। दरअसल जेडीयू के विरोध के बावजूद हरिवंश नारायण सिंह नई संसद के उद्घाटन में इसलिए मौजूद रहे क्योंकि वो जेडीयू कोटे से राज्यसभा सांसद होने के साथ साथ राज्यसभा के उपसभापति भी हैं, जो सभापति जगदीप धनखड़ की गैर मौजूदगी में सदन का संचालन करते हैं। ये एक संवैधानिक पद होता है। भारत के संविधान के आर्टिकल 89 में कहा गया है कि राज्यसभा अपने एक सांसद को उपसभापति पद के लिए चुन सकती है। जब ये पद खाली हो, उपसभापति का पद इस्तीफा पद से हटाए जाने या इस पद पर आसीन राज्यसभा सांसद का कार्यकाल खत्म होने के बाद खाली हो जाता है। लेकिन नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो चाहकर भी 2026 तक हरिवंश नारायण के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि उनका राज्यसभा का कार्यकाल 2026 तक है। बहरहाल, जिस तरह से बेहद अहम मौकों पर जेडीयू सांसद हरिवंश नारायण सिंह अपने नेता नीतीश की बजाय मोदी का साथ देते रहे हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही दिल्ली सेवा बिल के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने किस तरह से विरोधियों को ललकारा था, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत सारे सदस्यों ने बड़ी बड़ी दुहाइयां दी, संविधान की दुहाइयां दी, डेमोक्रेसी की दुहाइयां दी और अदालत के फैसले की सम्मान करने की दुहाइयां दी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इनको बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं। मैं सबसे पहले अदालत के फैसले की बात करता हूं। अदालत के फैसले की अवमानना तब होती है तब अदालत ने किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश दिया है। इसमें स्थगन आदेश मांगा गया था, अदालत ने दिया नहीं। दूसरी बात, अदालत के फैसले की अवमानना तब होती है जब हम अदालत के फैसले के विरुद्ध कोई बिल लेकर आते हैं। यहाँ अदालत ने अपने फैसले में स्वयं कहा है कि दिल्ली संघ राज्य के लिए देश की संसद किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सर्वोच्च अदालत के प्रति अति विनम्रता रखते हुए बताता हूं कि कई फैसले ऐसे होते हैं जो न्याय की कानून की इंटरप्रिटेशन करते वक्त अदालत देती है, मगर आज की जनभावनाओं के अनुरूप वो नहीं पाए जाते हैं। तो इस आज़ादी से अब तक ढेर सारे इतने उदाहरण हैं जिसमें संसद ने अदालत के फैसलों को बदलने के लिए कानून लेकर आया, मगर इसमें तो एक केस भी नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, इस देश की संसद ने कई बार संविधान बदला। अदालत के फैसले की बात छोड़िए, अदालत के फैसले को न्यूट्रलाइज करने के लिए कई संविधान के पैराग्राफ जोड़े गए हैं माननीय अध्यक्ष। और ये संसदीय परंपरा है जिसको अदालतों ने भी स्वीकार किया है। और पहला संविधान संशोधन तो तब हुआ जब पार्लियामेंट भी नहीं बनी थी मान्यवर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पहला संविधान संशोधन पारित किया था, तब से संविधान बदलने की प्रक्रिया चली है। और मैं आपको बताता हूं भाई, हम संविधान में बदलाव इमरजेंसी डालने के लिए नहीं लाए हैं। हम संविधान में बदलाव उस वक्त की तत्कालीन राष्ट्रपति की सदस्यता जो चली गई थी, इसको पुनर्जीवित करने के लिए नहीं लाए हैं। और इमरजेंसी डालकर लाखों डेमोक्रेटिक कार्यकर्ताओं को जेल में अरे खड़गे जी सुनिए, मैं धैर्यपूर्वक सुना हूं। कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप क्या बात करते हो लोकतंत्र की? Honorable members, please take your seat. Take your seat. Nothing will go on record. Take your seat. Take your seat. One second, please. Honorable members, the Honorable Home Minister was throughout present by and large, and he heard everyone very patiently. And everyone in the House
Now he has a right and duty as Home Minister to address the House. He is